Good evening, students. Students, today in this video, I would like to explain the very important chapter of class 10 geography, and that is chapter number 4 agriculture. So, in previous videos, I have discussed a lot about the various types of agriculture practices, some important crops, cropping season, etc. Now, a very important topic is on your screen, that is technological and institutional reforms. Students, 3 marks and 5 marks क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट किस तरह के टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रही है, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट दिनों दिन हो रहा है। तो इसको अगर हमको समझना है, इस टॉपिक को, तो हम इसे 2 पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के मामले में सरकार ने अभी तक क्या किया है, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इनकी वजह से किस तरह का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस हो रही है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बच्चों क्या होता है? सरकार, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से समझने से पहले हमको कुछ परिस्थितियों को समझना होगा। आज़ादी से पहले, है ना, बिफोर 1947 जो हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग्स और जो लैंड होल्डिंग से जुड़े एक्ट और लॉ जो कि कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके अलावा जो एंशिएंट प्रैक्टिस होती थी मिडिवल पीरियड में, जो फ्यूडल सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, उसकी वजह से क्या डिमेरिट थी, क्या ड्रॉबैक था। और 1947 के बाद इंडिपेंडेंस जब हमको मिला, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट्स आई, डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लैंड रिफॉर्म्स किए, लीगल लेवल पे, है ना, डिफरेंट लॉज और एक्ट्स इंट्रोड्यूस करके। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, पहले तो समझते हैं। बच्चों, ज़मींदारी सिस्टम चलता था भारत में आज़ादी से पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी और अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले भी, जिसमें कोई एक ताकतवर व्यक्ति होता था जिसके पास ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता था। ये कह लो कि हजारों एकड़ ज़मीन का वो मालिक होता था। कभी कभी उसके अधीन कई गांव की कृषि भूमि होती थी। और भाई, अब एक आदमी हजारों एकड़ पे अकेले तो खेती कर नहीं सकता, तो फिर वो क्या करता था, उस कृषि भूमि या जितनी भी भूमि होती थी उनको वो किराएदारों को दे देता था, टेनेंट्स जिनको बोलते हैं, बटाईदार, और उनसे एक वर्ष में किराया वसूलता था। वो किराया पैसे के रूप में भी हो सकता था, वो किराया अनाज के रूप में भी हो सकता था। जो भी वो किसान, जो किराएदार किसान जो होता था, उसमें उपजाता था, तो बदले में वो उस भूमि स्वामी को, ज़मीन के मालिक यानी ज़मींदार को, लैंडलॉर्ड को, वो किराया चुकाता था। और इसमें जो कमियां थीं वो ये थीं कि ज़मींदार अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तब
किराएदार को ज़मीन से बेदखल कर देता था, हटा देता था, किसी दूसरे को ज़मीन दे देता था। तो जो किसान हैं, जिनके पास अदर कोई प्रोफेशन नहीं है, जिनके पास अदर कोई स्किल, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन नहीं है, उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से 100% एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, उस लैंड होल्डिंग पे ही डिपेंड है। अगर आप उसको इफ़ यू जस्ट एविक्टेड फ्रॉम दैट लैंड होल्डिंग और लैंड पार्ट, सो व्हाट कैन ही डू? वो क्या कर पाएगा फिर? क्या कर सकता है फिर? वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर उसको जो है लैंडलेस लेबरर्स के तौर पे काम करना पड़ता था, दूसरे को खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी, जो उसके लिए बहुत कठिन होती थी। तो कहने का मतलब जो एक तरह से जो समाज था जिसमें कुछ लोगों के पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था और बहुत सारे लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं होती थी। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग है, ये सोशल जो डिसऑर्डर है उसके लिए तो वो जिम्मेदार था ही। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी, साइंटिफिकली भी वो सही नहीं था। इससे मतलब एक तो लोगों को सही तरीके से रोज़गार नहीं मिलता था। कुछ लोग बहुत सारे ज़मीन के मालिक होते थे, कुछ लोगों के पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं होती थी, है ना। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमारी खेती का काम प्रभावित होता था। जैसे कि कोई एक किसान है और उस किसान के पास मान लो कि 10 एकड़ ज़मीन है। अब 10 एकड़ ज़मीन उसके पास इकट्ठी नहीं होती थी, यानी एक जगह पूरी 10 एकड़ ज़मीन नहीं होती थी। कहीं पे 1 एकड़ ज़मीन, कहीं आधी एकड़ ज़मीन, कहीं 2 एकड़ ज़मीन, दूर दूर 1-1, 2-2 किलोमीटर पे दूर दूर कहीं उसका 1 एकड़ का प्लॉट है, कहीं आधे एकड़ का प्लॉट है, कहीं 3 एकड़ का प्लॉट है, कहीं 2 एकड़ का प्लॉट है। ठीक है। अब इससे क्या होता है बच्चों, इससे नुकसान होता है। छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स, उनमें जो है आप टेक्नोलॉजी को भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, अगर आप उसमें ट्रैक्टर चला रहे हैं या उस खेत में हल चला रहे हैं तो वो हल भी सही से नहीं चल सकता छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े पे। और इसकी वजह से एक और बहुत बड़ी बात होती थी कि अलग अलग दूर दूर एक ही किसान की कई जगह ज़मीन होती थी। तो कहीं पे उसको थोड़ा सा वो उसने थोड़ा गेहूं लगा दिया, कहीं पे वो चना मटर लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया। मतलब एक मास लेवल पे, एक बड़े लेवल पे वो एक्सटेंसिव फार्मिंग जो होती है ना, वो नहीं कर पाता था। मतलब एक ही तरह की फसल, पूरे 10 एकड़ का प्लॉट है तो एक ही तरह की फसल उसने लगा दी, जिससे उसको कुछ फ़ायदा भी हो। थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, कहीं कुछ लगा दिया, कहीं उसको कुछ लगाना पड़ रहा है, और इससे बहुत नुकसान होता है। इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं हो पाती सही तरीके से। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब आज़ादी के बाद जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बनाए, जिसको हिंदी में हम लोग चकबंदी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स या कलेक्टिवाइजेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि अगर एक किसान है, उसकी 10 एकड़ ज़मीन है, कुल मिला करके 10 एकड़ ज़मीन है और अलग अलग जगह पे है, तो इसमें क्या किया जाता था, कलेक्टिवाइजेशन या कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग में एक कानून है, चकबंदी कानून। इसमें क्या करते थे, उस किसान को ऑप्शन दिया जाता था कि भाई तुम्हारी अलग अलग जगह कुल मिला के 10 एकड़ है, तो उसके अलग अलग ज़मीनों की इवैल्यूएशन की जाती थी। ठीक है, ज़मीन की मालियत निकाली, मालियत यानी उसकी कीमत पहले तय की जाती थी। क्योंकि जो ज़मीन होती है बच्चों, जब आप, मैं इस बुक में तो नहीं दिया, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, जो कृषि भूमि होती है वो कई तरह की होती है। जैसे सिंचित कृषि भूमि यानी इरिगेटेड, यानी जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी है, फसल में पानी देने की, ज़मीन में पानी पहुँचाने की फैसिलिटी है, तो उसको सिंचित भूमि बोलते हैं।
कुछ जो है असिंचित भूमि होती है, जहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं होता, ठीक है, या पानी का साधन वहाँ से बहुत दूर होता है, तो उसको असिंचित भूमि बोलते हैं। और कुछ जो गांव की आबादी के पास की ज़मीन होती है, कुछ उसकी कैटेगरी कुछ और होती है। जो आबादी से कुछ दूर होती है उसकी कैटेगरी कुछ और होती है। जो ज़मीन नहर वगैरह के पास होती है, उसके बीच में से कैनाल निकल रही है या पास से कैनाल निकल रही है, तो उसकी कीमत और उसकी एवोल्यूशन कुछ और होती है। तो इस तरह से क्या होता, सरकार किसानों को ऑप्शन देती थी कि आपकी सारी ज़मीनों के जितने टुकड़े हैं उनका इवैल्यूएशन होगा, और फिर आपको उस इवैल्यूएशन के अनुसार आपको किसी एक जगह आपकी पूरी ज़मीन का हिस्सा दे दिया जाएगा। यानी आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक आपकी सारी ज़मीन एक जगह इकट्ठा आपको दे दी जाएगी। तो इस कानून ने भी किसानों का बहुत अच्छा फ़ायदा किया। जिस किसान को एक बार में जैसे अब क्रॉपिंग सीज़न शुरू हुआ, ऑनसेट ऑफ मानसून, जून में मानसून आया, बारिश होने लगी, तो उस किसान को कई जगह अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता था। अरे उधर भी जाना है हल चलाने, उस इलाके वाले में भी जाना है खेत में, उसमें देखें क्या हो रहा है, उधर भी जाना है, ठीक है। तो अब क्या था, किसान सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट करेगा, सारी मेहनत उसकी एक जगह रहेगी, कंसंट्रेटेड रहेगी, और एक ही तरह की फसल वो पूरे अपने लैंड होल्डिंग में लगा सकता है, ठीक है। तो इससे ये कानून बहुत फ़ायदा किया किसानों को, ठीक है। अब आगे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि कुछ आपको समझ में आया होगा कि ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या थे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी गवर्नमेंट ने जो कुछ भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के लिए जो कुछ कानून बनाए जिससे किसानों को फ़ायदा हो, इसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की कैटेगरी में लाते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में और भी बहुत कुछ हुआ। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए बहुत से स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए, ठीक है। जैसे किसानों को लोन देने के लिए, कर्ज देने के लिए, किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करने के लिए, और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए। और बैंकिंग की जो फैसिलिटी थी वो पहले शहरों में थी, ठीक है। किसानों को बैंक की फैसिलिटी के लिए शहर आना पड़ता था, ठीक है। और बहुत सारी उसको बैंक के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता था, जो बेचारा अक्सर किसान जो है वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और मतलब वो उनको इतनी जानकारी नहीं होती थी, इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि बैंक का वर्क कैसे करेंगे वगैरह वगैरह। तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया, जो बैंक है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की। ऐसे बैंक जो ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए, ताकि किसान अपने घर से निकले, रोड पे आए, और मुश्किल से 1 किलोमीटर के रेडियस में, 2 किलोमीटर के रेडियस में उसको कोई ना कोई बैंक ज़रूर अवेलेबल हो जाए, ठीक है। इजी लोन्स दिए गए, लो इंटरेस्ट पे, यानी एकदम ज़ीरो इंटरेस्ट पे या लो इंटरेस्ट पे लोन दिए गए, ताकि किसान अपने कृषि कार्य कर सके, ट्रैक्टर खरीद सके, बीज खरीद सके, और मतलब और भी बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो आसानी से वो कर सके, ठीक है। तो इस तरह के जो रिफॉर्म्स हुए, ये भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। और अब हम लोग जैसे क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, जिसमें क्या था कि अगर किसान के पास पैसा नहीं है, मान लो खेती का सीज़न शुरू हो गया, उसको हल चलवाना है खेत में, और मतलब प्लॉइंग करनी है, और बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, फर्टिलाइज़र खरीदना है, और जो दवाइयाँ होती हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह काफ़ी महंगी आती हैं, तो पैसा वो कहाँ से ले। तो जैसे बच्चों क्रेडिट कार्ड होता है ना, कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके और किसी चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी दी गई किसानों को कि भाई जब बाद में आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको जमा कर देना, तब तक आप अपना काम करो। इससे भी किसानों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ। इसके अलावा बच्चों इंश्योरेंस, एक और फैसिलिटी दी गई, इंश्योरेंस यानी बीमा। क्या होता था कि किसान की फसल लग जाती थी, अब फसल लगा दी उसने, फसल बहुत बढ़िया हो गई है, धान का पौधा बहुत अच्छा हो गया, या गेहूं वगैरह का पौधा बहुत अच्छा हो गया, अचानक से कुछ मिसहैपनिंग हुई, नेचुरल मिसहैपनिंग हुई या मैन मेड मिसहैपनिंग, यानी आग लग गई फसल में, जल गई पूरी फसल, या बाढ़ आ गई, ठीक है, पूरा फसल बर्बाद हो गई। तो किसान की तो संपत्ति बच्चों वही होती है, ठीक है।
तो वो तो मतलब दिवालिया हो जाता था, किसान बर्बाद हो जाता था। तो सरकार ने देखा कि इस तरह की जो मिस हैपनिंग्स हैं उससे किसानों को बचाया जाए। तो इसके लिए जैसे हम लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस कराते हैं, भाई गाड़ी हमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, कार अगर एक्सीडेंट हुई, कहीं चोट, कार को नुकसान पहुंचा, तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है इंश्योरेंस, वो हमें पैसा देती है कि भाई आप अपनी गाड़ी बनवा लो, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग अपना खुद का जीवन बीमा कराते हैं, अगर कोई व्यक्ति उसका बीमा कराया हुआ है, उसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार वालों को पैसा मिलता है, कम से कम भाई आपको जीने खाने के लिए कुछ पैसा दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फसल का बीमा, जो क्रॉप होती है उसका भी बीमा करवाया जाता है, ठीक है। सरकार ने ये नई फैसिलिटी किसानों को दी, ताकि अगर फसल के साथ कुछ होता है, किसान ने जो खेत में जो फसल लगाई है, जो पौधे लगाए हैं, अगर उसको नुकसान पहुंचता है मास लेवल पे, तो जो कंपनी बीमा करती है वो कंपनी किसान को उस नुकसान की भरपाई के लिए पैसा देती है कि भाई ये आप पैसा लो, आपका नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इससे किसानों को कुछ राहत मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग बच्चों लाइन बाय लाइन समझते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये आपको काफ़ी क्लियर होगा, फिर भी बच्चों इसमें आप अपने नोट्स बनाना और पॉइंट वाइज इन चीज़ों को लिखना, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट, है ना, कैसे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप वन बाय वन लिखोगे। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible uh, techno-institutional changes have hindered the pace of agriculture development. यानी ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में हजारों साल से खेती हो रही है, और बिना किसी सही तरीके की टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल परिवर्तन के जो हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, यानी कृषि का जो विकास है, उसमें बाधा पहुंच रही है, ठीक है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. और बहुत सारी सिंचाई के साधन हैं भारत में, सिंचाई के साधन, नहरें आ रही हैं, वाटर रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ करने की फैसिलिटी है, लेकिन इसके बाद भी भारत में बहुत बड़ी संख्या में किसान हैं, अभी भी ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह से बारिश पे निर्भर हैं, यानी उनकी खेती बारिश पे है। अगर अच्छी बारिश हुई तो खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल भी नहीं होती है और बर्बादी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आज भी बहुत सारे किसान जो मिट्टी की जो प्राकृतिक जो उपजाऊपन है, यानी उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है, उसी पे डिपेंड है। यानी मिट्टी के अंदर जितनी उर्वरा शक्ति है, जितने मिनरल्स हैं जो किसी फसल को मिल सकते हैं, तो ठीक है। अगर मिट्टी की जो फर्टिलिटी है अगर वो रिड्यूस हो गई तो वो फसल नहीं पैदा होगी। यानी आज भी बहुत सारे किसान एक्स्ट्रा सप्लीमेंट को यूज़ नहीं करते, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़मीन में जितनी ताकत है उतनी फसल मिल जाए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। लेकिन जो भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और जब जनसंख्या बढ़ रही है मतलब उतने ही मुंह और उतने ही पेट बढ़ रहे हैं, लोगों को जीवन चलाने के लिए भोजन चाहिए, आटा, चावल, दाल, सब चीज़, सब्जी, सब कुछ चाहिए, फल चाहिए, संख्या बढ़ती जा रही है। तो उस हिसाब से जितनी डिमांड हो रही है, जितनी मांग हो रही है, उस हिसाब से बच्चों प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं कर पा रहा था, या अभी भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती है, चैलेंज है। एग्रीकल्चर which provides livelihood for more than 60% of its population
नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो एग्रीकल्चर, एक कृषि जो कि भारत की लगभग 60% जनसंख्या को व्यवसाय प्रदान करता है। कहने का मतलब भारत में लगभग 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं, एग्रीकल्चर उनका मुख्य काम है, ऑक्यूपेशन है। तो ऐसे में एक ये 60% एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जनसंख्या का, तो जरूर कुछ गंभीर टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल सुधार, रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस हुई, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। दस, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। और आज़ादी के बाद चाहे कलेक्टिवाइजेशन यानी ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके किसानों को देना, वही कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब भी यही होता है। कोऑपरेशन यानी कोऑपरेटिव सेक्टर डेवलप करना खेती में, जमींदारी कानून को हटाना, जमींदारी सिस्टम को हटाना, इन सारे कामों को प्रमुखता से किया गया आज़ादी के बाद, ठीक है। यानी जो जमींदार थे जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन थी, एक परिवार जिसके पास हजारों एकड़ ज़मीन, और उसी गांव में ऐसे सैकड़ों परिवार जिनके पास मतलब सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन न होना। तो इस जमींदारी सिस्टम को कानून बना करके हटाया गया और एक निश्चित मतलब एक एरिया निर्धारित किया कि इस एरिया से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, ओके।